नमस्कार। कैबिनेट के मेरे सभी साथियों, फाइनेंस और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, देवी और सज्जनों, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर यह बजट वेबिनार हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, ये बजट हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट की सबसे खास बात रही अपेक्षाओं से अधिक डिलीवरी। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां एक्सपर्ट्स ने भी जितनी अपेक्षाएं की थी उससे बड़े कदम सरकार ने उठाए और आपने बजट में देखा है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लेकर भी बजट में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। साथियों, आज देश एक दशक से भी ज्यादा समय से सरकार की नीतियों में इतनी कंसिस्टेंसी देख रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का एश्योरेंस एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है। मैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े प्रत्येक स्टेक होल्डर को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये निरंतरता आने वाले वर्षों में ऐसी ही बनी रहेगी। आप मेरे पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं, पूरे आत्मविश्वास से निकल पड़िए, बड़े कदम उठाइए। देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ये नए एवेन्यूज हमने ओपन करने चाहिए। आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इस पार्टनरशिप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, किसी भी देश में विकास के लिए स्टेबल पॉलिसी और बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ वर्ष पहले हम जन विश्वास एक्ट लेकर आए। हमने कंप्लायंसेस को कम करने का प्रयास किया। केंद्र और राज्य स्तर पर 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म किए गए। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला और हमारी सरकार ये मानती है कि एक्सरसाइज निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसलिए हम सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स की व्यवस्था लेकर आए। हम जन विश्वास 2.0 बिल पर काम कर रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशंस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन का भी निर्णय हुआ है। हमारा प्रयास है कि इन्हें मॉडर्न, फ्लेक्सिबल
पीपल फ्रेंडली और ट्रस्ट बेस्ड बनाया जा सके। इस एक्सरसाइज में इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका है। आप अपने अनुभवों से उन समस्याओं की पहचान कर सकते हैं जिनके समाधान में ज्यादा समय लगता है। आप प्रोसेसेस को और ज्यादा सरल बनाने के सुझाव दे सकते हैं। आप गाइड कर सकते हैं कि कहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम जल्दी और बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई, तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। आज भी भारत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ग्रोथ इंजन बना हुआ है। यानी भारत मुश्किल से मुश्किल हालातों में अपने रेजिलियंस को साबित कर चुका है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दुनिया को आज ऐसे भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है जहां से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकले और सप्लाई रिलायबल हो। हमारा देश ये करने में सक्षम है। आप सब सामर्थ्यवान है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहता हूं विश्व की इन अपेक्षाओं को हमारी इंडस्ट्री एक स्पेक्टेटर की तरह न देखे। हम दर्शक बनकर के नहीं रह सकते हैं। आपको इसमें अपनी भूमिका तलाशनी होगी। अपने लिए अवसरों को आगे बढ़ाकर तराशना होगा। पुराने समय की तुलना में आज ये कहीं आसान है। आज इन अवसरों के लिए देश के पास फ्रेंडली नीतियां हैं। आज सरकार इंडस्ट्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। एक मजबूत संकल्प, ऑब्जेक्टिविटी के साथ ग्लोबल सप्लाई चेन में अवसर की तलाश, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, इस तरह हर इंडस्ट्री एक एक कदम आगे बढ़े तो हम कई मील आगे निकल सकते हैं। साथियों, आज 14 सेक्टर्स को हमारी पीएलआई स्कीम का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 750 से ज्यादा यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है और 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है।
ये दिखाता है कि अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स अगर उनको अवसर मिले तो वो हर नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने 2 मिशन शुरू करने का फैसला किया है। हम बेहतर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं और लागत कम करने के लिए स्किलिंग पर जोर दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद सभी स्टेक होल्डर्स ऐसे नए प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी वर्ल्ड में डिमांड है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। फिर हम उन देशों तक एक स्ट्रेटेजी के साथ आज जाएं जहां एक्सपोर्ट की संभावनाएं हैं। साथियों, भारत की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में R&D का अहम योगदान है। इसे और आगे बढ़ाने और गति देने की आवश्यकता है। R&D के द्वारा हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं, साथ ही प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हमारी टॉय, फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री के सामर्थ्य को दुनिया जानती है। हम अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को जोड़कर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इन सेक्टर्स में हम ग्लोबल चैंपियन बन सकते हैं और हमारा एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ सकता है। इससे इन लेबर इंटेंस सेक्टर में रोजगार के लाखों अवसर तैयार होंगे और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के द्वारा पारंपरिक हस्तशिल्पियों को एंड टू एंड सपोर्ट मिल रहा है। हमें ऐसे कारीगरों को नए अवसरों से जोड़ने के प्रयास करने होंगे। इन सेक्टर्स में अनेक संभावनाएं छिपी हुई है। उसे विस्तार देने के लिए आप सभी को आगे आना ही चाहिए। साथियों, भारत के मैन्युफैक्चरिंग की, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बैकबोन हमारे एमएसएमई सेक्टर है। 2020 में हमने एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज करने का बड़ा फैसला लिया था। ऐसा 14 साल बाद किया गया। हमारे इस फैसले से एमएसएमई का ये डर खत्म हुआ कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो सरकार से मिलने वाले लाभ बंद हो जाएंगे। आज देश में एमएसएमई की संख्या बढ़कर 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इस बजट में हमने एमएसएमई की डेफिनेशन को फिर विस्तार किया है ताकि हमारे एमएसएमई को निरंतर आगे बढ़ते रहने का कॉन्फिडेंस मिले। इससे युवाओं के लिए और ज्यादा रोजगार के अवसर तैयार होंगे। हमारे एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन्हें लोन आसानी से नहीं मिलता था। 10 वर्ष पहले एमएसएमई को लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला था, जो 2.5 गुना बढ़कर लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इस बजट में एमएसएमई के लोन के लिए गारंटी कवर को 2 गुना करके 20 करोड़ रुपए तक किया गया है। वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले
कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। साथियों, हमने लोन पाने की सुविधा दी, साथ ही एक नए तरह के लोन की व्यवस्था तैयार की। लोगों को बिना गारंटी लोन मिलने लगा, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पिछले 10 वर्षों में मुद्रा जैसी बिना गारंटी लोन देने वाली योजनाओं से भी लघु उद्योगों को मदद मिली है। ट्रेड्स पोर्टल के द्वारा लोन से जुड़ी कई समस्याओं का भी समाधान हो रहा है। साथियों, अब हमें क्रेडिट डिलीवरी के लिए नए मोड विकसित करने होंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एमएसएमई की पहुंच लो कॉस्ट और टाइमली क्रेडिट तक हो सके। महिला, एससी और एसटी समुदाय के 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को 2 करोड़ रुपए को उसका लोन दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ क्रेडिट सपोर्ट ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे गाइडेंस की भी जरूरत होती है। मैं समझता हूं इंडस्ट्री को ऐसे लोगों की मदद करने के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम बनाना चाहिए। साथियों, निवेश को बढ़ाने के लिए राज्यों की भूमिका बहुत अहम है। इस वेबिनार में राज्य सरकारों के अधिकारी भी मौजूद है। राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जितना बढ़ावा देंगे, उतनी ज्यादा संख्या में निवेशक उनके पास आएंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा आपके ही राज्य को होगा। राज्यों के बीच ये कंपटीशन होना चाहिए, कौन इस बजट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाता है। जो राज्य प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के साथ आगे आएंगे, कंपनियां उनके यहां निवेश करने पहुंचेगी। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी इन विषयों पर गंभीरता से विचार कर रहे होंगे। इस वेबिनार से हमें एक्शनेबल सॉल्यूशंस तय करने हैं। पॉलिसी, स्कीम और गाइडलाइन तैयार करने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। इससे बजट के बाद इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज बनाने में मदद मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आपका योगदान बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आज दिन भर की चर्चा से जिस मंथन से अमृत निकलेगा, वो जिन सपनों को लेकर के हम जा रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य देगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।